नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। सरकार किस तरीके से संसद में भी झूठ बोलती है, गुमराह करती है और डंके की चोट पर झूठ बोलती है, उसके बाद झूठ का पर्दाफाश होता है, तब क्या कहती है, इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई पड़ा। तमाम कोशिशों के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा भी हुई, लेकिन कितना बड़ा झूठ सरकार ने बोला और सेना को लेकर भी किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया रहता है, सेना का राजनीतिकरण करने में कितनी माहिर रहती है सरकार, उसका एक जीता जागता उदाहरण मिला है। बहुत बड़ी घटना और बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश हुआ है, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सरकार की विदेश नीति पर भी एक बार फिर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने जबरदस्त सवाल उठाया है और विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। लेकिन घेरा है पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे विदेश न जाने की अपील करने के बाद तीसरी बार आज फिर विदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इन सारे मुद्दों के बीच किस तरीके से चोरी और डकैती सरकारी प्रतिष्ठानों से लेकर मंदिरों तक में कैसे चोरी की जा रही है और वहां पर चढ़ावा तक नहीं बचने पा रहा है, इन सब पर सरकार की खामोशी क्या कह रही है, इन सारे बिंदुओं पर आज के इस कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में झूठा बयान दिया था, गलत बयान दिया था कि सैनिकों को, कोई भी सैनिक उसमें हताहत नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है, किसी की क्षति नहीं हुई है। लेकिन अब वॉर मेमोरियल पर 6 सैनिकों की स्मृति में वहां एक स्मृति चिन्ह लगाए गए हैं। आखिर अब सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि राजनाथ सिंह को जानकारी नहीं थी, क्या कुछ हो रहा है सेना में, क्या फैसले लिए जा रहे हैं, या फिर जानबूझकर ये झूठ बोला गया था? क्योंकि अगर 6 सैनिकों की जान गई थी तो जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ही गई थी और उसके बाद संसद में महीनों बाद उस पर चर्चा हुई थी, तो उन्होंने झूठ क्यों बोला है? और संसद में आमतौर पर यह देखा जाता है कि आधिकारिक वो आंकड़े होते हैं, झूठे बयान नहीं दिए जाते हैं, गलत बयान नहीं दिए जाते हैं। गलती से कभी कोई गलत बात निकल भी जाती है तो उस पर माफी मांगी जाती है, लेकिन किस तरीके से वहां झूठ बोला, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने, पूरे विपक्ष ने सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। लेकिन ये जिस तरह से यहां पर सरकार का ये जो रवैया है, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसके बाद भी किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किसी भी सवाल के जवाब न देना, तो ये शुरू से ही इस पर ये चूंकि सुर्खियों में रहा मामला, सवालों के घेरे में रहा, ऑपरेशन सिंदूर को कैसे रोका गया, लेकिन अब इतना बड़ा झूठ। इसके पहले भी वहां पर कितना नुकसान हुआ था उसको लेकर भी सरकार ने खामोशी दिखाई थी, पर बाद में ये दूसरी एजेंसियों से, दूसरे देशों से ये खबरें आई कि वहाँ पर कितना कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन सैनिकों के जो हताहत होने की जो घटना है अमलेंदु जी, अब ये बड़ा सवाल है कि आप सैनिकों की शहादत को भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उसका भी इस तरीके से अपमान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और संसद में ये बयान उन्होंने बाकायदा दिया था, हम लोग सुनेंगे भी अभी। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, संसद में उन्होंने बयान दिया था, उसको हम लोग सुनेंगे भी। और एक साफ समझा जा सकता है समीर जी कि संसद के अंदर दिया गया बयान जो है, अगर वो झूठा है, गलत है, तो संसद की अवमानना का इस पर कार्रवाई हो सकती है राजनाथ सिंह के ऊपर। विपक्ष अगर चाहे तो संसद की अवमानना की कार्रवाई की मांग कर सकता है, चूंकि संसद में आप संसद को गुमराह नहीं कर सकते। और वो राजनाथ सिंह का बयान नहीं है, वो सरकार का बयान है, रक्षा मंत्री। तो उस पे स्पीकर को खुद संज्ञान लेना चाहिए, गुमराह किया गया है। और ये पोल भी कौन खोल रहा है? सरकार के झूठ की पोल सरकार ही खोल रही है, और इस तरीके से खोल ली कि आप जो वार मेमोरियल है उस पर उन शहीद सैनिकों के आप नाम अंकित कर रहे हैं, लेकिन आप कोई विज्ञप्ति जारी नहीं कर रहे हैं कि कितने लोग शहीद हुए, आप इस पर कुछ नहीं लिख रहे हैं कि कौन कौन शहीद हुआ है ना। इससे पहले आप कुछ नहीं कह रहे हैं, चुपके से राजनाथ सिंह चले जाते हैं किसी शहीद सैनिक के घर, तब मालूम पड़ता है यार ये तो शहीद सैनिक के घर गए, लेकिन उससे पहले आप कह देते हैं कोई नहीं हुआ शहीद। तो ये भी है, इसको लेकर कांग्रेस अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं कि संसद में उस वक्त क्या कहा था राजनाथ सिंह ने, जब वहां पर सवाल उठाया जा रहा था कि क्या नुकसान हुआ है, कितने सैनिक शहीद हुए हैं, सरकार इस पर क्यों कोई जवाब नहीं दे रही है, तब क्या कहा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। एक बार देखते हैं, सुनते हैं संसद में दिया गया उनका, लोकसभा में दिया गया उनका वो बयान। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 भारतीय सैनिकों के नाम पहली बार आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कर दिए।
आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है तो उस अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। तो ये देखिए और किस तरीके से वहां पर थपथपाई जा रही है मेजें और हंस रहे हैं और सवाल विपक्ष को बता रहे हैं कि आप ये पूछिए। मीडिया को तो आपने बता ही रहे हैं कि आपको क्या करना है, आप विपक्ष को भी बता रहे हैं कि आपको ये सवाल पूछना चाहिए और आप सीधे सीधे सफेद झूठ वहां बोल रहे हैं कि कोई हताहत नहीं हुआ, कोई क्षति नहीं हुई। और आप आज उनकी 6 लोगों की स्मृति मना रहे हैं, उनकी शहादत, उन 6 लोगों की शहादत की स्मृति मना रहे हैं, उसे आप वार मेमोरियल पर लगा रहे हैं और संसद के अंदर जो है ठहाके मार मार के आप हंस रहे हैं। मतलब बेशर्मी की इंतहा है कि शहीद आपके 6 सैनिक शहीद हो गए और पूरा मंत्रिमंडल जो है आगे बैठा हुआ वो बेशर्मी के साथ जो है वो हंस रहा है। इससे ज़्यादा बेशर्म सरकार जो है 70 सालों में कोई नहीं हुई होगी जितनी ये मोदी जी की सरकार है। यानी शहीदों के सैनिकों पे भी आप जो है वहाँ हंस रहे हैं बेशर्मी के साथ, यही कहा जा सकता है समीर जी। बिल्कुल। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, क्या कहा जा रहा है वहाँ भी चलेंगे। लेकिन ये कितनी हैरानी की बात है कि रक्षा मंत्री जैसे पद पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजनाथ सिंह, सीनियर लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं। ये अलग बात है कि अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद उनको हटाकर रक्षा मंत्री बना दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद किस गैर जिम्मेदारी के साथ ये बयान दे रहे हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर ये बयान उनको देने के लिए विवश किया गया या वास्तव में उनको पता ही नहीं था कि आप रक्षा मंत्री होते हुए कि आपके सैनिकों को, कितने सैनिक आपके शहीद हुए हैं, क्या नुकसान हुआ है। यानी रक्षा मंत्रालय, आप मंत्री भले हैं, जैसा कि तमाम विभागों के बारे में कहा जाता है कि मंत्री भले हैं लेकिन पूरी की पूरी उसकी जो उसके धागे होते हैं उस कहीं और से नियंत्रित होते हैं, सीधे वो पीएमओ से नियंत्रित होते हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी को सुन लेते हैं इस पूरे प्रकरण पर। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है उसमें। कि आस्था के विषय है, इसमें सरकार गोलमाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी पहले से भी कहती रही है कि ये लोगों की नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि जब पहला घोटाला आया था सामने, तभी अगर ये लोग निष्पक्षता पूर्वक पारदर्शी। तो ये किस तरीके से इसको लेकर ज़बरदस्त इस समय हंगामा मचा हुआ है। और ये जो आप साइड स्क्रीन में देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ट्वीट का हिस्सा, जिसमें एक तरफ राजनाथ सिंह का वो बयान है और दूसरी तरफ उसमें उनकी एक रिपोर्ट है कि कैसे सदन में राजनाथ सिंह, सदन यानी संसद में राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं सैनिकों की शहादत को लेकर। बिल्कुल समीर जी, सैनिकों की शहादत को लेकर राजनाथ सिंह नहीं बल्कि देश का रक्षा मंत्री जो है यानी मोदी सरकार जो है वो सदन को गुमराह कर रही है। और अगर
ये 6 सैनिक शहीद हुए समीर जी, तो ये पूछा जाना चाहिए अब सरकार से कि इन 6 सैनिकों का क्या राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ, और अगर हुआ तो कब हुआ, और इसकी जानकारी देश को क्यों नहीं दी गई। ये बड़ा गंभीर मसला है समीर जी, छोटा मोटा मसला नहीं है। सरकार जो है सैनिकों की शहादत को छिपा रही है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये सेना की विरोधी है। सेना का राजनीतिक इस्तेमाल किस तरीके से करती है, और विपक्ष को ही घेर रहे थे, और अब देखिए कि यहाँ पर सेना की शहादत को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल सेना की शहादत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और सम्मान नहीं दे रहे हैं। अभी तक तो अग्निवीर को सम्मान नहीं दे रहे थे, अब जो सैनिक शहीद हुए उनको भी सम्मान नहीं दे रहे हैं आप, ये सामने आ रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया है, देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने, और इसमें सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है और लिख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही संभावनाएं हैं, या तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब संसद को संबोधित किया तो उनको ये जानकारी ही नहीं थी कि 6 सैनिक शहीद हो चुके थे। यदि ऐसा है तो ये उस मंत्री पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है जिसे उसी मंत्रालय के मामलों की जानकारी नहीं है जिसका वह नेतृत्व कर रहे हैं, या फिर उन्हें सच्चाई मालूम थी और इसके बावजूद उन्होंने संसद को गुमराह करना चुना। ये उससे भी अधिक गंभीर है, क्योंकि इससे ये सिद्ध होता है कि यह सरकार लोकतंत्र के मंदिर में शपथ के साथ देश से झूठ बोलती है। जो भी सच हो, कुछ तथ्य नहीं बदलते हैं। हमारे 6 वीर जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनके बलिदान को छिपाया गया, उन्हें वो सम्मान और मान्यता नहीं दी गई जिसके वे हकदार थे, और उनके परिवारों से वो पारदर्शिता भी छीन ली गई जिसकी वे अपेक्षा रखते थे। यह हमारे सैनिकों का अपमान है और कोई भी सच्चा देशभक्त इस पर मौन या संतुष्ट नहीं रह सकता। अब इन सारी चीज़ों को देखकर जो लग रहा है अमलेंदु जी कि अग्निवीर क्यों लाए गए थे, जो आशंका जताई जा रही थी कि उनकी जान चली जाएगी, वो शहीद हो जाएंगे तो उनको शहादत का दर्जा भी नहीं मिलेगा, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब यहाँ सैनिकों की शहादत को छिपाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, तो फिर अग्निवीरों की शहादत को पर क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बात है समीर जी, अग्निवीरों की शहादत पर क्या बोलेंगे। और ये देखा जा रहा है कि अग्निवीरों की शहादत पे जो है किस तरीके से सरकार जो है लगातार गलत बयानी करती रहती है, अग्निवीरों की उस पर भी और शहीदों के उस पर भी। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये गलत बयानी जो है इनकी तरफ से होती रहती है और सरकार इस पर गलत बयानी लगातार कर रही है। लेकिन ये समीर जी, सरकार को अब अकाउंटेबल बनाने की आवश्यकता है कि सरकार जो है संसद के प्रति जिम्मेदार हो। ये सरकार को समझाना पड़ेगा और विपक्ष इसको समझाए। संसद का मानसून सत्र आ रहा है, मुझे लगता है कि विपक्ष इस पर जो है जबरदस्त तरीके से सरकार को घेरेगा कि भाई आपने संसद के अंदर झूठ क्यों बोला और सैनिकों का, आपने शहीद सैनिकों का अपमान जो है वो क्यों किया गया, इसको लेकर सवाल तो उठे। बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं, और कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और दूसरे विपक्षी दलों ने भी इस पर ट्वीट किया है, सरकार को घेरा है कि आखिर वो इतनी हिम्मत कैसे जुटा लेती है कि शहीदों की शहादत को भी वो देश से उसके बारे में झूठ बोल देती है। सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं कि अब मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम साझा किए हैं। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, और इनको वीर चक्र भी मिला है, लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, वायु मेडल। ये एयरफोर्स के और आर्मी के लोग हैं। इसका मतलब राजनाथ सिंह ने जो बतौर रक्षा मंत्री 28 जुलाई 2025 को भरी संसद में झूठ बोला था कि एक भी क्षति नहीं हुई है, संसद को जानबूझकर गुमराह किया गया था। यह सदन की अवमानना और ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के साथ साथ उन शहीदों का कितना बड़ा अपमान है जिनकी शहादत को इस सरकार ने अपनी फर्जी छवि के चक्कर में संसद में नकार दिया। लानत है। अब ये कि आप इस तरीके से इससे के जरिए आप क्या बताना चाहते थे? ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आप अपने ही देश के सैनिकों का इस तरह का अपमान कर रहे हैं कि आप उनकी शहादत को देश से छिपा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सैनिकों की शहादत को देश से छिपा रहे हैं और उनको जो उनका वाजिब सम्मान मिलना चाहिए वो भी आप नहीं दे रहे हैं, और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो आप सदन में खड़े होकर झूठी बातें कर रहे हैं, मिथ्या वाचन जो है राजनाथ सिंह जो है वो कर रहे हैं, सरकार जो है मिथ्या वाचन समीर जी कर रही है। तो इस पर सरकार को जो है जिम्मेदार बनाने की आवश्यकता है और विपक्ष निश्चित तौर पर इस पर जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा समीर जी। जी बिल्कुल, और इस पर क्या कुछ होगा आगे? अब चूंकि सरकार गिरी है, अब रक्षा मंत्री का अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया, न ही किसी उनके जो दफ्तर से कोई जवाब आया है कि आखिर ये क्या मामला है, क्यों ऐसा झूठ बोला गया, और विपक्ष घेरे हुए है। लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है कि आखिर
संसद में इतना बड़ा झूठ सरकार कैसे बोल सकती है। एक बार उस वीडियो को फिर से देखते हैं, क्योंकि उस झूठ में कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो झूठ बोला जा रहा है और जो सत्ता पक्ष के तमाम सांसद हैं, सीनियर मंत्री हैं, वो लोग किस तरह से मेजे थपथपाकर उस झूठ का समर्थन कर रहे हैं। अब इसका सीधा मतलब ये है कि या तो सच में नहीं पता था, हालांकि बड़ी हैरानी की बात है कि 6 जवान शहीद हो जाएं और रक्षा मंत्री को ना मालूम हो। अगर रक्षा मंत्री को नहीं मालूम है तो नाकारा है रक्षा मंत्री। कर क्या रहे हैं फिर? उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और मोदी को ये भी नहीं पता कि हम ऑपरेशन सिंदूर खत्म करने वाले हैं कि नहीं, ये बता रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बता रहे हैं। बिल्कुल, अमेरिका के राष्ट्रपति बता रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री को पता ही नहीं है। रक्षा मंत्री कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है और वो कह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति खत्म हो गया जी, स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट, और स्टॉप हो गया। मोदी जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं इसको लेकर। कौन फैसले ले रहा है, इस पर तो सवाल उठ ही रहे थे। लेकिन ये तो बहुत बड़ा झूठ जो संसद में बोला गया है, सेना की शहादत का किस तरीके से अपमान किया गया है, बड़ी हैरानी की बात है। एक बार फिर से वो विजुअल जो जिसमें राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा था कि कोई किसी एक भी सैनिक को कोई क्षति नहीं हुई है, वो सुन लेते हैं। और आज 6 सैनिकों का की स्मृति में वहां पर शिला पट्टिका लगाई जा रही है। उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है, आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। तो ये रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया था संसद में एकदम बिल्कुल झूठ बोला था कि वहाँ पर किसी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई शहीद नहीं हुआ है। अब ये बड़ा सवाल है और उसी संसद में अमलेंदु जी, याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा, जब इस पर बहस चल रही थी तो बहस हो रही थी कि 62 के युद्ध में क्या हुआ था, 71 के युद्ध को वहाँ पर बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश को जिस तरीके से पाकिस्तान से अलग किया गया, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। और यहां पर आप 10 दिन पुरानी बात, 1 महीने पुरानी बात को आप किस तरीके से संसद में झूठ बोलकर पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर रोक दें ट्रंप के डर से, वो तो समझ में आता है कि भाई ट्रंप का डर था कि वो पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर देगा मोदी जी का, तो आपने रोक दिया ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन इतना भी डर क्या था कि आप अपने शहीद सैनिकों का सम्मान भी ना कर सकें, संसद के अंदर उन शहीद सैनिकों के लिए 2 मिनट का आप मौन भी ना रख सकें, और झूठ बोलने की कोई सैनिक शहीद ही नहीं हुआ है। इतना बड़ा झूठ। और अब आप कह रहे हैं कि जो है 6 सैनिक शहीद हुए, तो या तो सरकार तब झूठ बोल रही थी या आप झूठ बोल रही है। बिल्कुल। तो ये समझिए, मतलब इतना बड़ा झूठ जो है वो देश के सामने, मतलब ये झूठों के महासरदार हैं, यही कहा जाएगा कि आप सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, शहीद सैनिकों का, और देश के सामने आप महा झूठ बोल रहे हैं, यही कहा जा सकता है। इसके अलावा और क्या कहा जाए इनके लिए? बिल्कुल। और इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने भी एक ट्वीट किया है, कुछ सवाल पूछे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी, सरकार से भी, वो भी देख लेते हैं क्या लिखा है उसमें। और वही उनके रक्षा मंत्री के ही बयान को जो अभी आपने सुना, उसी बयान को टैग करते हुए लिखा है कि देश के लिए वीरगति पाने वाले सैनिकों के साथ भी भाजपाई धोखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन और देश के सामने झूठ बोलते हुए कहा था, आपको प्रश्न पूछना है तो ये पूछिए कि क्या इस ऑपरेशन में हमारे जवान सैनिकों को कोई क्षति हुई? तो उसका उत्तर है नहीं। आप निर्लज्ज स्वीकार कर रहे हैं कि 6 सैनिकों की जान ऑपरेशन सिंदूर में गई थी। सदन और देशवासियों से सेना के संदर्भ में झूठ बोलने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। ये लोग सेना के नाम पर वोट मांगते हैं पर सैनिकों को सही सम्मान नहीं दे सकते। उनके बलिदान और योगदान को ये भाजपाई स्वीकारना तक नहीं चाहते हैं। तो सेना के नाम पर वोट लेंगे कि आप उन शहीद सैनिकों को, पुलवामा में जो शहीद हो गए सैनिकों, उनके नाम पर वोट दे दिए। इस नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगते हैं। आज तक कभी सेना के नाम पर वोट नहीं मांगा गया, लेकिन सेना के नाम पर वोट मांगते हैं और सेना की शहादत को देश की जनता को बताना तक गवारा नहीं समझते हैं। ये बहुत हैरानी की बात है। लेकिन जिनके नाम पर भी वोट मांगा गया हो, उनके सबके साथ छल किया है, ये दिख
रहा है। यहाँ अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में किस तरह से चढ़ावे की डकैती की गई है, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भी ट्वीट अब तक नहीं आया है। अमलेंदु जी, अब तो विदेश चले गए हैं, अब 2 दिन 3 दिन तो वहाँ बिजी रहेंगे, अब क्या ही आएगा। हाँ बिल्कुल, अब तो क्या आएगा समीर जी, और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अब तो अच्छा ये तीसरी बार है। आपने भी बताया कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई विदेश यात्रा मत कीजिए, उसके तुरंत बाद 7 दिन के लिए चले गए, फिर 5 दिन के लिए चले गए, अब फिर चले गए हैं विदेश। तो मोदी जी तो जो मतलब 14-15 दिन से 2 महीने के अंतराल में ही जो है विदेश यात्रा पर, इससे अच्छे दिन और ज़्यादा क्या आएंगे मोदी जी के। देश के बुरे दिन चल रहे हैं, मोदी जी के अच्छे दिन चल रहे हैं, विदेश यात्रा करने को खूब मिल रही है, हमारे आपके टैक्स पेयर्स के पैसे पर मौज ले रहे हैं जिंदगी की। तो यही है और क्या है। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि विदेश मत जाइए, और आप 3 बार अब तक घुमाए, और लंबी यानी कभी 1 हफ्ता, कभी 4-5 दिन, और अभी भी अब गए हैं 3 दिन के लिए। तो अब ये इस तरीके से, खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर तो आप जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, सेना और मंदिर के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, और उन्हीं के साथ, उसी सेना के साथ इतना बड़ा छल कर रहे हैं, उन्हीं भगवान के साथ इतना बड़ा छल कर रहे हैं। इधर अयोध्या की अगर बात की जाए तो वहां पर जिस तरह से कार्रवाई करने का नाटक किया गया है, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इतनी दमखम वाली सरकार है कि वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन वहां पर जो बड़े खिलाड़ी हैं उन तक पहुंचने की हिम्मत न तो राज्य सरकार की पड़ रही है और न ही केंद्र सरकार की। बिल्कुल समीर जी, दोनों में से किसी की भी जो है ये हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उन पर कोई कार्रवाई कर सकें। और जाहिर सी बात है कि यह कार्रवाई तो जो हो रही है वो किन पर हो रही है, जो असली बड़ी मछलियां हैं, जो उसकी असली कल्प्रिट हैं, उनको तो बचा दिया गया है। अखिलेश यादव यही आरोप लगा रहे हैं कि जो असली जो इसके हैं जिम्मेदार, उनको तो बचा दिया गया है, और जो छोटे लोग हैं उनको आपने फंसा दिया है। यही है। जाहिर सी बात है समीर जी कि अगर चंपत राय का ड्राइवर जो है इस केस में पकड़ा जा रहा है और उसके यहाँ से बरामदगी हो रही है, तो फिर ये चंपत राय का ड्राइवर वहाँ किस हैसियत से चला गया। अगर ड्राइवर था तो सिर्फ, और ड्राइवर ही नहीं था अमलेंदु जी, उसका जिस ड्राइवर को पकड़ा गया है उसकी इतनी हनक थी वहां पर कि उसकी कभी कोई उसके वो किसी को भी अगर कह देता था तो बिना चेकिंग के वो मंदिर चला जाता था, जबकि एक आदमी की, अयोध्या के स्थानीय लोगों को बिना चेकिंग के, बिना पास के नहीं जाने दिया जाता। जी जी, अब जब उसकी इतनी ज़्यादा हैसियत है समीर जी, तो इसका मतलब कि वो जो कर रहा था उसमें सीधे सीधे तौर पर हिस्सेदारी जो है चंपत राय की है। लेकिन चंपत राय को बचा दिया गया, अनिल मिश्रा को बचा दिया गया। तो अब क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा का हिस्सा जो था ऊपर तक जाता था क्या? ये भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार पूछ रहा है, तमाम सवाल किए जा रहे हैं। इसको लेकर समीर जी देश के अंदर काफ़ी जो है वो बवाल मचा हुआ है, और लोग तमाम जो है वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आखिर असली कल्पिट जो है उसके साथ इसको क्यों नहीं, इस पर कोई कार्रवाई की गई। CPI के महासचिव हैं D राजा समीर जी, और उन्होंने भी इसको लेकर कहा है कि हमारी पार्टी जो, उसने शुरू में ही कहा था कि इसकी जो है वो सख्त जांच की जानी चाहिए, जुडिशियल स्तर की जांच होनी चाहिए, लेकिन वो जांच नहीं की गई। तो हम लोग उनको भी सुनेंगे कि D राजा इसको लेकर क्या कर रहे हैं समीर जी। बिल्कुल, तो सुन लेते हैं D राजा को। CPI के नेता हैं, महासचिव हैं, क्या कह रहे हैं अयोध्या में जो कुछ हुआ है, और किस तरीके से कार्रवाई के नाम पर वहाँ कैसे जो वास्तव में जो मुख्य दोषी हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कैसे बचा लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अभी हम देख भी रहे थे कि कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, वो भी वही बात कर रहे थे। यानी सवाल वहाँ पर उठ रहे हैं, अयोध्या में एक एक व्यक्ति को पता है कि क्या खेल हुआ है, लेकिन राज्य सरकार जिसके मुख्यमंत्री हर हफ्ते वहाँ लगभग जाते हैं, हर 10 दिन पे अयोध्या पहुँचते रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता चल पा रहा है कि वहाँ क्या कुछ हुआ है। पहले सुन लेते हैं D राजा क्या कह रहे हैं। Ram temple donation misappropriation case starred a major role and shocked the nation. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Trust Chief Champat Rai and member Anil Mishra submitted resignation. Firstly, our party, the Communist Party of India, demanded a very high-level judicial probe when the embezzlement of donations issue came to the public. But Yogi government decided to have SIT probe. Now 8 people are going to be arrested, identified, and 2 the top leaders of VHP and the trust have resigned. This is what we know is just a tip of iceberg.
तो कह रहे हैं डी राजा कि हमारी पार्टी सीपीआई ने जब चंदे में गड़बड़ी का मामला पब्लिक में आया था तो बहुत हाई लेवल जुडिशियल जांच की मांग की थी। अब 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट के 2 टॉप नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। हम जानते हैं कि ये तो बस शुरुआत है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जो भी लोग चंदे की लूट में शामिल हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कुछ भी किया है वो काफ़ी नहीं है, इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। सरकार ने किया भी क्या है? 20 दिन के बाद 8 लोगों के खिलाफ, छोटे कर्मचारियों के खिलाफ वहां पर रिपोर्ट लिखाई गई है और रिपोर्ट में अमलेंदु जी जब उसकी एफआईआर की कॉपी हम लोगों ने देखी तो उसमें जो लोग हैं इनका ना तो किसी का एड्रेस है ना किसी के पिता का नाम है, इनकी कोई जानकारी किसी को नहीं है, केवल उनका नाम उसमें एफआईआर में लिखा गया है। यानी ट्रस्ट ने ऐसे महत्वपूर्ण पोजीशन पर उन लोगों को नियुक्त कर दिया जिनके बारे में कुछ पता नहीं था, केवल कुछ लोगों की सिफारिश पर। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, केवल कुछ लोगों की सिफारिश पर जो नियुक्त कर दिया, और जब किसी का कोई अता पता नहीं है तो इतनी महत्वपूर्ण जगह पर आपने किसी को नियुक्त कैसे कर दिया? इसका मतलब इन नियुक्तियों में भी धांधलियाँ हुई हैं। अब नियुक्तियों में क्या हेरा फेरी हुई है, क्या घपले हुए हैं, अब ये भी जांच होनी चाहिए। यानी जांच बहुत, किसकी सिफारिश हुई है? कोई पाकिस्तान से नहीं आ गया था, कोई अलकायदा का आदमी तो नहीं था, कोई ISI का आदमी तो नहीं था, ये भी सारी जाँच होनी चाहिए। ये सब भी इसमें हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी इसमें हो सकते हैं। जब वहाँ श्रद्धालुओं की इतनी जाँच होती है तो जो वहाँ काम करने वाले हैं उनकी कोई जांच नहीं होगी। मतलब श्रद्धालु जाएगा जो सोना भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, उसकी तो अब जांच कर रहे हैं, और जो वहाँ बैठा हुआ है उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। पाकिस्तानी की दाऊद इब्राहिम का आदमी और इतना बड़ा हेरफेर कर रहा है। हाँ, इतना बड़ा हेरफेर कर रहा, हो सकता है ये सब दाऊद इब्राहिम के आदमी हो जो सब पकड़े गए हैं, या जिन्होंने इस्तीफे दे दिए ये दाऊद इब्राहिम के आदमी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? इसकी जांच कराई जानी चाहिए निश्चित तौर पर। जी बिल्कुल। और सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अखिलेश सिंह इस पूरे प्रकरण में, चूंकि क्या हो रहा है, कैसे सरकार जो मुख्य दोषी लोग हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यही लोग तब भी जब वहां पर बड़े पैमाने पर जमीन का घोटाला हुआ था अयोध्या में, तब भी यही लोग मुख्य अभियुक्त थे, लेकिन कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हुई। और अब कहा यह जा रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए इनका जो आत्मविश्वास था और बढ़ता गया, और फिर उन्होंने भगवान राम को जो श्रद्धालुओं ने अर्पित किया था चंदा, और वो सैकड़ों करोड़ रुपए हैं, वो सब इन लोगों ने पार कर दिया। अखिलेश सिंह को सुनते हैं। और रोज उजागर होने लगे क्या भ्रष्टाचार के, लूट के सारे पैसे। ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि करोड़ों करोड़ भारतीयों की आस्था का ये केंद्र है। हजारों करोड़ रुपए भारतीयों ने अपनी आस्था से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के इस मंदिर निर्माण में दिए, लेकिन इस ट्रस्ट ने उस भावना का लेस मात्र भी संरक्षण नहीं किया। खूब लूट होती रही। लूट की सूचनाएं जमीन खरीद फरोख्त के बारे में आई, फिर निर्माण में कमीशन के रूप में बीच में चर्चा में आया, फिर चढ़ावा में भ्रष्टाचार आया, फिर चंदा में भ्रष्टाचार के खुलासे हुए, फिर सोना चांदी, हीरे मोती चांदी की ईंटें आदि इत्यादि के खुलासे हुए, और फिर उसके बाद भूमि पूजन में खर्चे के खुलासे हुए, उद्घाटन में जो खर्चे हुए उसमें वित्तीय अनियमितता के खुलासे हुए, और पताका फहराने इत्यादि में वित्तीय अनियमितता के खुलासे हुए। अब जबकि ये सारे खुलासे हुए, इस दौरान पहले जो 2020 में भूमि घोटाले की बात आई थी कि हम इसकी जांच करेंगे, उसका पता नहीं लगा। इस ट्रस्ट ने भी अपनी वित्तीय जांच पड़ताल के लिए एजेंसियां हायर की। उस एजेंसी ने कई बार जांच पड़ताल की, जैसा मीडिया रिपोर्ट में भी है, लेकिन उसके सुझावों को इस ट्रस्ट ने नज़रअंदाज किया, उस पर अमल नहीं किया कि ट्रस्ट के अनियमितता संबंधी जानकारी उस जांच एजेंसी ने, इंटरनल जांच एजेंसी थी, उसने दिया नहीं किया। जब पोल खुलने लगे, चोरी की घटनाएं, तो ये लगातार वहाँ पर अयोध्या में एक के बाद एक शिकायतें आ रही थी, लेकिन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। और ये जब इतनी बड़ी यहाँ पर चोरी की घटना सामने आई और उसके बाद भी सरकार नहीं स्वीकार कर रही है, फिर किसी तरीके से तमाम जो प्रमाण है वो देने के बाद SIT बनाई गई। SIT की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई, और अब
8 लोगों को, जो कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी हैं और जो वास्तव में सीसीटीवी फुटेज में वहां पर चोरी करते हुए पाए गए थे, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन ये सैकड़ों करोड़ रुपए का जो घोटाला है, इसमें स्थानीय बैंक के अफसरों और कर्मचारियों से लेकर ट्रस्ट के बड़े अधिकारी, बड़े जो जिम्मेदार लोग हैं, वो सीधे सीधे उसमें शामिल हैं। अब उनका इस्तीफा लेकर उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और इसको बहुत बड़ी कार्रवाई सरकार बता रही है। ये हैरानी की बात है। बिल्कुल समझिए, इसको बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है कि साहब बड़ा भारी काम जो सरकार ने कर दिया। यानी सरकार आंखें मूंदे रही, चोरी होती रही और कोई कुछ बोला नहीं और इतना भयंकर चोरी हो गया। मतलब 2 साल के अंदर ही 500 करोड़ के आसपास की चोरी हो गई। आप समझिए कितनी जबरदस्त चोरी इन लोगों ने की है। सब ये विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, समझिए इसको देखा जा सकता है, सारे लोग। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये सब किया जा रहा है और इसको लेकर निश्चित तौर पर बीजेपी पर सवाल बहुत ज्यादा हैं। जी बिल्कुल। और इधर तृणमूल कांग्रेस की सांसद है महुआ मोइत्रा, उनको भी सुन लेते हैं क्या कह रही हैं कि किस तरीके से ये जो भ्रष्टाचार और ये चोरी और ये घोटाले हैं, ये कहीं भी किसी जगह को नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान के मंदिर तक को नहीं छोड़ रहे हैं। सुन लेते हैं महुआ मोइत्रा को। 8 people have been arrested so far. I'm aware of this. So look at the numbers. So now in 2020, the auditors had already flagged that you're looking at these donations which are going to come in, and these are raw donations. So somebody's going to give cash, so 3,500 crores of raw donations have come in, and there is no audit trail. There is no receipt whatsoever. Second, what is missing? 70 kilos of silver, 1,250 kilos of gold. You have 200 crores in cash. Now they say the paduka and the necklace of the Lord is also missing. You have the Sindhi community being extremely vocal and saying that, we've donated 200 silver bricks of a kilo each, and they have no idea where that is gone, with Julelal's photograph and Julelal's thing of it. So under those circumstances, what you find is that we've got, and what are these small 8 people that you have arrested? Who are these small 8 people that you have arrested? Who are these small 8 people that you've arrested? This trust is looked after by the Prime Minister. He has gone and done the temple. What are you talking about? And Yogi Ji is saying don't politicize the issue. You have millions of Hindu devotees that place their faith in you, and this. ये महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि केवल कैश ही नहीं, वहाँ पर किस तरीके से सोने चांदी और तमाम तरह से ये पूरा सारा जो चढ़ावा है उसको साफ कर दिया गया और उस पर प्रधानमंत्री खामोश है। प्रधानमंत्री से इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि इस ट्रस्ट के निर्माण के गठन की घोषणा संसद में की गई थी और प्रधानमंत्री ने खुद की थी। प्राण प्रतिष्ठा जब मंदिर की हुई तो प्रधानमंत्री आए और सबसे बड़ी बात तो ये कि चुनाव जीता गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारा देकर अमलेंदु जी। और अब वहां पर दिखाई पड़ रहा है कि आप किस लिए राम को लाए थे और अब क्या कर रहे हैं उनके साथ। बिल्कुल समझिए, जो राम को लाए थे वो राम के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, ये भी सामने आ गया है कि राम के साथ उनका बर्ताव क्या है और राम की उनके नज़रों में जो है क्या अहमियत है, ये भी सब समझ में आ रहा है। तो ये रामद्रोही जो है समझिए जी, ये राम मंदिर में चोरियां भी कर रहे हैं। ये रामद्रोही जो हैं ये राम मंदिर में चोरियां कर रहे हैं, ये एकदम साफ जो है वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इसको लेकर समीर जी अरविंद सावंत जो शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं वो भी कुछ कह रहे हैं, उनको भी हम लोग सुन सकते हैं। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल ने कल इसको लेकर बहुत गंभीर सवाल। बिल्कुल, ये सुनना जरूरी है क्योंकि शिवसेना के नेता संजय राउत ने कल ही कहा था और पूछा था कि भाई हमने भी वहाँ पर ईंटें दी थी, चांदी की ईंटें दी थी, 1 करोड़ रुपए दिए थे, कहाँ गया। और कई लोगों ने ये आरोप लगाए हैं, जो अभी महुआ मोइत्रा कह भी रही हैं कि हम बिना कोई रसीद दिए उसको लिया गया और वो सारा जो दान है वो दिया गया था चंपत राय जो महासचिव हैं ट्रस्ट के, उनके हाथों में दिया गया था। किसी भी इन चीजों का कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो अब सुनते हैं अरविंद सावंत क्या कह रहे हैं, शिवसेना के सांसद। अरे उससे क्या मतलब है, सब गुलाम है। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, वो क्या फर्क पड़ने वाला, गुलाम है सब। इस देश की सबसे बड़ी दुखी दर्द है कि न्याय व्यवस्था गुलाम है देश में। जो संविधान की रक्षा कौन कर सकता है, तो न्याय व्यवस्था करती है क्या? सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर रही, बाकी लोगों की क्या बात करते हो? गुलाम जैसे बैठे। हमारी 4 बरस हो गए हमारी पार्टी की चुनाव चिन्ह और नाम के ऊपर की जो केस चल रही है, जिन्होंने पार्टी छोड़कर जो गद्दारी की है, आज तक उनको समय नहीं मिला। जो संविधान की रक्षा नहीं कर सकते वो है, तो बाकी वो इलेक्शन कमीशन तो पक्का गुलाम, झाड़ू मारने का काम रह गया है बाकी।
ऐसे लोग वहां बैठे एसआईटी में विश्वास करते हो? एक नहीं है, जो इशारा वहां से आएगा वो एसआईटी निर्णय देगी। तो लेकिन चलो, एक अच्छा हुआ राम लल्ला ने न्याय दिया। जिस जय श्री राम का नाम लेकर व्यभिचार करते हो ना, उसी ने एक तमाचा लगा दिया। तो ये कह रहे हैं कि तमाचा लगा है, लेकिन उस एसआईटी पे क्या विश्वास, और उस पर विश्वास कोई कर भी नहीं रहा है। उस एसआईटी तो अपने आप ही वहाँ पर रिपोर्ट कब वो जांच कर ले गई, क्या उसने जांच की है, क्या रिपोर्ट दी है, उसका तक खुलासा नहीं हो पा रहा है। और यहाँ किस तरीके से जांच के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की जा रही है, ये बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है। तो अरविंद केजरीवाल कल गए भी थे अयोध्या में, वहाँ पर उन्होंने दर्शन भी किया और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है। और इस पूरे जो घोटाला है, पूरा ये जो चढ़ावा चोरी का मामला है, इसकी एक बड़े स्तर पर जांच की मांग की जा रही है। अब वो मांग स्वीकार होती है या नहीं होती है, क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि कोई ये घपला हुआ ही नहीं है, कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। धीरे धीरे एक एक चीज उसको स्वीकार की जा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक रक्षा मंत्री ने कह दिया संसद में कि कोई शहीद नहीं हुआ, और अब कह रहे हैं कि 6 लोग शहीद हो गए थे उसमें। तो आएंगे वहां पर, लेकिन धीरे धीरे आएंगे। पर विपक्ष बहुत ही मुस्तैदी के साथ इस मामले में सरकार को घेरे हुए है। सुन लेते हैं अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। और ये इस पूरे मामले में इस लगातार सरकार घिरी हुई है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार ने 8 छोटे कर्मचारियों को, जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है, इसको बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पर देख रही है। और रिकवरी भी करोड़ों रुपए की हो रही है, इसके बावजूद अभी लग रहा है सरकार को कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। बिल्कुल समझिए, जब रिकवरी हो रही है और आप एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई चोरी हुई है। तो जब चोरी हो ही गई है, आप स्वीकार कर ही चुके हैं, तो भाई चोरों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको लेकर बड़ा सवाल है कि चोरों पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन चोरों पे कार्रवाई जो है आप करते हुए नजर नहीं आते हैं। समीर जी, ये साफ तौर पर समझाया जा सकता है। बिल्कुल, सुन लेते हैं अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। 18 दिन हो गए ये जब चोरी सामने आई है। एफआईआर करने के अंदर, जब मैं कल उतरा लखनऊ एयरपोर्ट अयोध्या की तरफ आ रहा था, एफआईआर उसके बाद हुई है। एफआईआर करने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी। और कल मैंने एक सुना मामला, जब मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, आप मीडिया वालों ने चलाया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने चंपत राय से उनके रिकॉर्ड मांगे, हिसाब किताब मांगा, चंपत राय ने मना कर दिया देने से। सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंपत राय से रिकॉर्ड मांगे और चंपत राय ने मना कर दिया। इस देश में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मोदी जी को मना भी कर सकता है। वो मोदी जी ने मान लिया, रिमाइंडर भी नहीं भेजा, मान भी लिया। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि तार कहां तक हैं। चंपत राय के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके सामने मोदी जी भी बेबस हैं। तो ये किस तरीके से वहाँ बहुत ये भी महत्वपूर्ण बात है। हालांकि ये स्रोतों पर आधारित खबर है कि हिसाब किताब मांगा गया पीएमओ से, और कहा भी जा रहा है कि ये भी एक प्लांटेड खबर है, कम से कम दिखा दिया जाए कि पीएमओ कुछ कर रहा है। एक सवाल ये उठता है कि अगर पीएमओ से मांगा गया हिसाब और चंपत राय ने नहीं दिया हिसाब, तो पीएमओ ने कार्रवाई क्या की चंपत राय के ऊपर? तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की मोदी जी मान भी गए। मान भी गए। अच्छा, और कार्रवाई भी कौन कर रहा है? कार्रवाई कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, और वो भी चंपत राय पे नहीं कर रही है, नौकरों पे कर रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी चंपत राय पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ये भी सवाल है। तो यानी कि सब के सब मिले हुए हैं जी। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं पुराना उनका कि सबके सब मिले हुए हैं जी, तो क्या सबके सब मिले हुए हैं जी? अब ये सवाल तो उठ रहा है। अब इसका सरकार के पास क्या जवाब है, मोदी जी के पास जवाब क्या है? क्योंकि ये तो सीधे सीधे मोदी जी के अंडर में था, मोदी जी का रडार तो वहीं घूमता रहता था। तो मोदी जी के रडार के देखते हुए सब कार्रवाई हुई है क्या? नाले की गैस जो बंद नहीं थी, उससे चाय वहीं बंद नहीं लग गई क्या? बड़े सवाल है समीर जी। मतलब हमारी आस्था के साथ इतना ज़्यादा कुठाराघात हमारी आस्था पे करेंगी ये विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी, बड़ा सवाल है। और ये भी आप देखिए कि आरएसएस के भी किसी पदाधिकारी का कोई बयान नहीं आ रहा है, और जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के समय मंदिर बनाने का श्रेय लेने के लिए सब एक के बाद, हाँ, वहां पर जो बयान आ रहे हैं उन तमाम लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है जो वास्तव में उस मंदिर निर्माण से जुड़े थे, आंदोलन से जुड़े थे, और उनको दरकिनार कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, उनकी पीड़ा अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है, वो अपनी पीड़ा बताएंगे ही। और सब बता रहे हैं कि किस तरीके से
मतलब वहाँ हेरा फेरी की गई हैं और भक्तों की आस्था के साथ जो है खिलवाड़ किया गया है, और खिलवाड़ ही नहीं बल्कि भक्तों की आस्था का अपमान किया गया है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है समीर जी। बिल्कुल, और इसको लेकर ज़बरदस्त सरकार के ऊपर दबाव है कि इसकी जांच हो, और न केवल राजनीतिक दलों की तो मांग आई रही है, सबसे ज़्यादा तो जिन लोगों ने वहाँ पर चढ़ावा दिया है, चंदा दिया है, और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि करोड़ों रुपए और तमाम जेवरात दिए हैं चढ़ावे के लिए। तो अब क्या कुछ इस पर होता है, क्या प्रधानमंत्री कोई बयान आता भी है? अभी तो विदेश गए हैं, हो सकता है विदेश से लौटने के बाद उनका कोई बयान आए, कुछ दुख जाहिर करें, कम से कम यही कह दें कि कभी दिल से माफ़ नहीं कर पाएंगे। अभी तक तो इस तरह का भी कोई बयान नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि शायद इस तरह की चीज़ों को वो देखते सुनते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखते सुनते नहीं है, यही समझ में आता है। और देखते सुनते नहीं बल्कि देखना सुनना चाहते भी नहीं, दोनों बातें समझिए, देखते सुनते भी नहीं और देखते सुनते चाहते भी नहीं हैं। ये एक तरीके से समझा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो अब प्रधानमंत्री के ऊपर भी उठेंगे ही। अब इसको कोई किस तरीके से रोक सकता है, अब ये आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल। और इधर जो पार्टियों को तोड़ने की जो कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों को भी झटका लगा है। महाराष्ट्र में अब एक बड़ा अभियान शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने चलाया है। उन सांसदों के चुनाव क्षेत्रों में जाकर वो बड़े सम्मेलन करेंगे और वहाँ के मतदाताओं से पूछेंगे कि आखिर ये जो कुछ हो रहा है इस पर उनकी क्या राय है। बिल्कुल समीर जी, इनकी राय क्या है ये जाके पूछेंगे। और उद्धव ठाकरे जो हैं वो पहुंच गए हैं यवतमाल, और कल रात ही वो जो थे पहुंच गए थे, और उन 6 क्षेत्रों में जाएंगे जहां से उनके 6 जो गद्दार सांसद हैं वो पार्टी छोड़कर गए हैं, वहां गए हैं। तो आज उन्होंने वहाँ संबोधित भी किया है, वो भी हम लोग देखेंगे। इस पर संजय राउत को भी सुनेंगे, हम लोग उद्धव ठाकरे को भी जो है सुन सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं वहाँ यवतमाल में। तो यवतमाल पहुंचे हैं और इस तरह से उन सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे जहां जिन सांसदों ने पार्टी छोड़कर और उन्होंने एक अपना जो एकनाथ शिंदे वाली पार्टी है उसमें विलय कर लिया है। तो सुनते हैं पहले क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। और इसको लेकर संजय राउत ने भी हमला बोला है, और सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि इन लोगों को बागी नहीं कहा जाना चाहिए, इनको गद्दार कहा जाना चाहिए, क्योंकि बागी लोगों का भी कोई न कोई धर्म होता है, आइडियोलॉजी होती है, कोई न कोई वजह होती है कि वो अपनी संस्था से, अपने विचारों से बगावत करते हैं। लेकिन इन लोगों ने तो जनादेश का अपमान किया है, जनादेश के पीठ में छुरा घोंपा है। खैर ये सारी चीज़ें हैं, अपनी जगह है, लेकिन इसको लेकर ये एक बड़ा कदम है अमलेंदु जी। मुझे लगता है कि शायद अब इसको और भी जिन पार्टियों के नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ी है वो उनको भी ये करना चाहिए। बहरहाल संजय राउत को सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने इसको लेकर। जो उनके सांसद जो छोड़कर गए हैं, एकनाथ शिंदे के साथ मिल गए हैं, उनके यहाँ की जनता क्या कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, उनके यहाँ की जनता क्या कह रही है, इसको भी हम लोग सुनेंगे कि वहाँ की जनता क्या कह रही है। और संजय राउत क्यों कह रहे हैं कि इनको आप बागी मत कहिए, ये गद्दार हैं, तो इनको गद्दार कहिए, बागी नहीं कहिए। इसको लेकर क्या कह रहे हैं संजय राउत वो भी हम लोग सुनेंगे। और ये साफ तौर पर समीर जी समझा सकता है, वहाँ के कुछ विजुअल्स भी हैं जो उद्धव ठाकरे कल पहुँचे हैं, तो किस तरीके से उन्होंने बातचीत की है वो भी देखा जाएगा, किस तरीके से उन्होंने बातचीत की और क्या क्या कहा, तो ये सब सामने आएगा। तो पहले सुन लेते हैं संजय राउत क्या कह रहे हैं उन सांसदों को लेकर, और जो ये अभियान शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे यूबीटी, शिवसेना यूबीटी ने चलाया है उसको लेकर। बंडखोर नहीं है। हाँ ये बोलिए जी, वो बागी भी नहीं है, वो बंडखोर भी नहीं है, इतना वो गद्दार है, इतना मैंने कहा। बागी किसको कहते हैं जी? जब कोई देश के लिए क्रांति करता है तो उसको बागी कहते हैं। भगत सिंह बागी है जी, बंडखोर है जी। वीर सावरकर बागी है जी, बंडखोर है जी। राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां जी, ये सब लोग बागी और बंडखोर थे, वो गद्दार नहीं थे जी। ये अपने आप को मानते हम बंडखोर है, हम बागी है। कौन सा बागी? क्या किया? 50-50 करोड़ में कोई बागी होता है क्या? छोड़ दिए। संजय पटेल ने जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया, एकनाथ शिंदे का कहना कि आपकी वजह से उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल। अरे छोड़ दीजिए, हमने गद्दारों को गद्दार ही नहीं कहेगा तो हरामखोर को हरामखोर ही कहेगा ना, थोड़े हरिश्चंद्र कहेंगे हम जी। आप गद्दार है, अपने पार्टी से, अपने लोगों से गद्दारी की है तो आपको गद्दार कहेंगे जी। उसमें क्या है गाली? गद्दार गाली है क्या? तो डिक्शनरी से निकाल दीजिए। आखिरी सवाल सर, 2000 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है राम मंदिर में जो फंड, यही पैसा जी, अगर 2000 करोड़ की बात सही है जी, तो ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा बीजेपी ने चुनाव में इस्तेमाल किया, अपोजिशन की पार्टियां तोड़ने में इस्तेमाल किया,
महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के सांसद विधायक तोड़ने में उसका इस्तेमाल किया, उसकी जांच होनी चाहिए। तो ये राम मंदिर के पैसे का सीधे सीधे कह रहे हैं कि उसका इस्तेमाल बीजेपी ने किया और इसीलिए बीजेपी के बड़े नेताओं की खामोशी दिखाई पड़ रही है। अमलेंदु जी, बिल्कुल समीर जी, इसीलिए जो है वो बीजेपी के बड़े नेताओं की एकदम खामोशी दिखाई पड़ रही है। नितिन नवीन भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जेपी नड्डा भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ अमित शाह भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी तो बिल्कुल ही खामोश हैं। राम मंदिर का राम उनके श्रीमुख से जो है सुनाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि वो तो निकलना मुंह से बंद हो गया था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही। जय जगन्नाथ कहने लगे थे, लेकिन भाई इतना भी क्या भगवान राम से जो है, मतलब भगवान राम ने अगर हरवा दिया 2024 लोग तो लूट लोगे, मतलब ये बताना चाहते हो कि भगवान जी अब सारे भगवान सतर्क हो जाएंगे, अगर बीजेपी को नहीं जितवाओगे तो बीजेपी आके लूट लेगी, यही कहना चाहते हैं क्या? अब पता नहीं ये कहना चाहते नहीं कहना चाहते, लेकिन संदेश तो यही जा रहा है। बिल्कुल जी। अब इस पर प्रधानमंत्री को सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री का, तो इसमें प्रधानमंत्री कोई सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसका राजनीतिक लाभ लिया गया, लेकिन अब वहां पर इतनी बड़ी लूट हो गई है, हो रही है, उस पर खामोश है। आखिर क्यों? ये सवाल तो उठेगा ही, बनेगा ही, चूंकि उस मंदिर में वहां पर शिलान्यास से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक में पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि केवल और केवल वही दिखाई पड़े वहां पर। लेकिन अब एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है और न ही आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों के मुंह से कोई शब्द निकल रहा है कि आखिर वो कहाँ है। कहते हैं कि यहाँ पर आरएसएस में सिर्फ और सिर्फ सिखाई जाती है नैतिकता, सिखाई जाती है संस्कार, सिखाए जाते हैं। और ये जितने लोग ये चाहे गिरफ्तार हुए हैं, जो जिनके खिलाफ एफआईआर हुई हो वो हो, या फिर ट्रस्ट के जो सारे पदाधिकारी हैं, या पूरी उस व्यवस्था को देखने वाले लोग हैं, उनमें एक एक व्यक्ति उनके संघ से, संगठन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल समझिए, एक एक व्यक्ति, हाँ, पता नहीं ये कौन से संस्कार सीखे हो, ये इनके संस्कार किस तरीके के हैं। संघ की शाखाओं में पता नहीं क्या संस्कार सिखाए जाते हैं, जो संस्कार सिखाए गए होंगे वही राम मंदिर के कर्मचारियों के संस्कार दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब यही है, आप तो चरित्र निर्माण और देश निर्माण करते हैं, 100 साल से कर रहे हैं। 100 साल में संघियों को ये नहीं सिखा पाए कि मंदिर में चोरी नहीं की जाती है, गलत है, ये नहीं सिखा पाए 100 साल में। भंग करो इस आरएसएस को, दफन करो इस आरएसएस को, जो ये अपने स्वयंसेवकों को नहीं सिखा पाता कि मंदिर में चोरी नहीं की जा सकती है। बड़े सवाल हैं समीर। बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं इन सबको, और यही बात कह रहे हैं संजय राउत की वहाँ पर इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया गया और क्यों बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेता इस पर खामोश हैं। इसलिए कि उस चोरी में केवल वो 8 कर्मचारी नहीं शामिल हैं, ये पूरा का पूरा एक बड़ा चैनल है और इस चैनल में बहुत सारे लोग शामिल हैं। उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमने इस पर एक्शन लिया है। बहरहाल, लेकिन जो महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, जो वहाँ पर शिवसेना आप कर रही है, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब ये पता लगेगा बहुत साफ तौर पर, क्योंकि उन सांसदों ने अपने क्षेत्र में जाकर वहां पर स्वागत करवाना शुरू किया था और अब वहां पर शिवसेना जो जा रही है वो अपने उनके जो मतदाता है उनसे सीधे ये संवाद करेगी कि आखिर किस तरीके से अपने सांसदों का वो स्वागत कर रहे हैं जो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे की तरफ उधर चले गए हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया था। बिल्कुल समीर जी, और अगर इस तरीके के सबक सिखाए जाने लगे तो ये टूटना फूटना सब रुक जाएगा, क्योंकि जनता से ज़्यादा बड़ा कोई नहीं है। अमित शाह भी नहीं है जनता से ज़्यादा बड़े, जनता से ज़्यादा बड़ा जो है वो संविधान जो है वो जनता दोनों बराबर हैं। तो ये है, तो संविधान से बड़ा कोई नहीं और जनता से बड़ा कोई नहीं। तो ये अगर इस तरीके से सिखाए जाने लगे, यही काम ममता बनर्जी को भी करना चाहिए। बिल्कुल, उन गद्दारों के क्षेत्र में जाएं ममता बनर्जी, जाकर वहाँ करें रैलियाँ, जनता से करें संवाद, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जाकर कर रहे हैं। संकट में आ जाएंगे गद्दार, सब भूल जाएंगे। बिल्कुल, और इधर जो चीज़ें लगातार घट रही हैं बहुत गंभीर है और उन पर सरकार गिरी हुई है। लेकिन सबसे एक बड़ा मुद्दा यहाँ एक ये भी है कि जिस तरह से भारत की विदेश नीति की चर्चा हो रही है कि विदेश नीति हमारी कहाँ चली गई है, किसी मुद्दे पर कोई निर्णय भारत की ओर से नहीं लिया जा रहा है। उधर चाहे वो मामला ईरान और जब इजराइल का युद्ध हुआ उसको लेकर हो, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार घिरी है। तमाम मामलों में कहा जा रहा है कि देश की पूरी विदेश नीति आजकल डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहे हैं। ये आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों का सरकार के पास जवाब भी नहीं है और प्रधानमंत्री लगातार विदेश यात्राओं पर ही रहते हैं। तो विदेश यात्राओं के पीछे विदेश नीति को मजबूत करना है या फिर क्या करना है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त। अब प्रधानमंत्री फिर विदेश में है, लेकिन
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बड़े सवाल उठाए हैं विदेश नीति पर और सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर। एक अंग्रेजी अखबार में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें विदेश नीति के कई पहलुओं की बात की है। गजा में हो चाहे अब अन्य जगहों पर हो, भारत की विदेश नीति जो एक परंपरागत विदेश नीति थी उसको कहां से कहां पहुंचा दिया गया है। बिल्कुल समीर जी, सोनिया गांधी ने आज इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है और उसका शीर्षक है कि गाजा पर भारत चुप है जबकि दुनिया आवाज़ उठा रही है। और सोनिया गांधी ने सितंबर 2025 में ऑक्यूपाइड फिलिस्तीनी टेरिटरी पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग ने जो निष्कर्ष निकाला था उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सवाल उठाए हैं और जो उसके रिपोर्ट के दिल दहलाने वाले तथ्य हैं उनकी तरफ उन्होंने उसका जिक्र किया अपने लेख में और कहा है कि यह जो है 94 पृष्ठ की रिपोर्ट जो है एक अत्यंत दुखद दस्तावेज है जिसमें इजराइल द्वारा गाजा में की गई तबाही और उसके नरसंहार के इरादे का विस्तृत विवरण दिया गया है। कम से कम 20,000 जो है वो बच्चे मारे जा चुके हैं और 44,000 जो है वो घायल हुए हैं, जिनमें से कई जीवन भर के लिए अपंग हो गए हैं। और बच्चों को निशाना बनाना कोई संयोग नहीं है बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। मारे गए या घायल हुए गए लोगों में 27% बच्चे हैं। कई लड़कों के सिर और गर्दन पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। गजा में 97% स्कूल नष्ट कर दिए गए हैं। बाल चिकित्सा अस्पतालों सहित स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप गर्भपात और प्रसव संबंधी जटिलताओं में 300% की वृद्धि हुई है। अब इसको लेकर समीर जी की वैश्विक जो प्रतिक्रिया है वो तो आ रही है और सोनिया गांधी लिखती हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने 1948 के नरसंहार कन्वेंशन के उल्लंघन के लिए इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ICJ में घसीटा है। अमेरिकी बाधा के कारण संयुक्त राष्ट्र जो है वो दृढ़ता से कार्रवाई करने में असमर्थ रहा है, लेकिन इसकी एजेंसियों ने इजरायली युद्ध अपराधों के दस्तावेजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया के अन्य देशों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई है, लेकिन भारत की चुप्पी जो है इस पर यह बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसके रणनीतिक नुकसान है। सोनिया गांधी अपने लेख में लिखती हैं कि गजा नरसंहार के खिलाफ वैश्विक सक्रियता को फिर से जगाने वाली जस्टिस मुरलीधर की इस रिपोर्ट पर नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। यह आश्चर्यजनक नहीं है। याद करें कि जस्टिस मुरलीधर का दिल्ली उच्च न्यायालय से तबादला तब कर दिया गया था जब उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों से पहले भाजपा नेताओं के भड़काऊ बयानों पर दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए थे। भारत ऐतिहासिक रूप से उत्तर औपनिवेशिक एकजुटता, राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दुनिया में असाधारण था, लेकिन आज हम वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था के खुले उल्लंघन, ग्लोबल साउथ के अपने साथी लोगों की पीड़ा और गजा व वेस्ट बैंक में मानवीय गरिमा के हनन के प्रति अपनी निरंतर उदासीनता में असाधारण बने हुए हैं। मोदी सरकार की यह चुप्पी और निष्क्रियता न केवल नैतिक रूप से निंदनीय है बल्कि राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से परे है। इजराइल के रणनीतिक प्रभाव में जाना, हम ऐसे समय में इजराइल के रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र में और गहरे जा रहे हैं जब दुनिया उससे दूर हो रही है। इजराइल द्वारा ईरान पर युद्ध करने और उसके शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व की हत्या से ठीक कुछ दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा इतिहास में एक भ्रमित करने वाला रणनीतिक निर्णय के रूप में दर्ज होगी। बिल्कुल, ये बहुत किस महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर इजराइल और ईरान के युद्ध में पूरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया। हमेशा उसके साथ रहने वाले यूरोपियन देश ये कहकर वहाँ पर उसके साथ आए कि बेमतलब का युद्ध लड़ रहा है ईरान के खिलाफ ये, और अमेरिका से भी दूरी बना ली, लेकिन भारत के समर्थन में ही रहा। और अब यहाँ पर जिस तरीके से अभी भी जो एक कहा जाए कि एक ढुलमुल सी विदेश नीति दिखाई पड़ रही है, ईरान के संदर्भ में हो या फिर इजराइल में, गजा के संदर्भ में हो, फलस्तीन के संदर्भ में हो, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यानी विश्व जनमत के साथ भी भारत अपनी एकजुटता नहीं दिखा पा रहा है। और क्यों नहीं दिखा पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। विश्व जनमत के साथ नहीं दिखा पा रहा। समीर जी, नाटो के देश जो हैं वो इजराइल के खिलाफ हुए जा रहे हैं, यूरोपीय यूनियन खिलाफ हुई चली जा रही है। इटली जो है उसकी जो है मेलोडी जिनके लिए लेके गए थे मोदी जी, वो खुलकर मुखालफत कर रही हैं इजराइल की। ट्रंप को भी जो है वो तुर्की जवाब दे रही हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की शीर्मुख से जवाब नहीं निकल रहा है। और यही कह रही हैं सोनिया गांधी कि आप ईरान पर हमले से पहले जिस तरीके से इजराइल गए उससे भारत की छवि धूमिल हुई है। और आगे उन्होंने और बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हमने फिलिस्तीन, ईरान और व्यापक मध्य पूर्व में अपने ऐतिहासिक सहयोगियों से खुद को दूर कर लिया है और वैश्विक जनमत से दूरी बना ली है। हमने पाकिस्तान जैसे देश को, जो खुद आतंकवादियों को पनाह देता है, एक मध्यस्थ की भूमिका पर दावा ठोका
ठोकने का मौका दे दिया, जिस पर भारत का स्वाभाविक दावा हो सकता था। हमारे रणनीतिक हितों और नैतिकता के समझौते से हमें प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू की व्यक्तिगत दोस्ती के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है, जबकि नेतन्याहू खुद आज पूरी दुनिया, यहाँ तक कि अमेरिका में भी चौतरफा हमलों और आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। अब जो इस लेख का निष्कर्ष निकालती हैं सोनिया गांधी, वो कहती हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद की भावना यह मांग करती है कि हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए आवाज़ उठाएं, जिनके बच्चों को इतनी बेरहमी से निशाना बनाया गया है। हमारे राष्ट्रीय हित का गणित भी यही मांग करता है कि हम इजरायली शासन के नरसंहार और वेस्ट बैंक में लाखों फिलिस्तीनी परिवारों के क्रूर विस्थापन के खिलाफ वैश्विक जनमत का साथ दें। मोदी सरकार की इस निरंतर चुप्पी को तर्कसंगत या नैतिक रूप से कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि किस तरीके से भारत की विदेश नीति एक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहीं से उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, किसी तरीके से कोई पॉलिसी नहीं है, कहीं कोई उसके पीछे कोई थिंकिंग नहीं है, और ना ही जिस तरह से हमारी विदेश नीति अब तक रही है उससे कुछ सीखा गया है। और यही नहीं, इसका खामियाजा भी बार बार भुगतना पड़ रहा है, बावजूद इसके इस पर सोचा नहीं जा रहा है। तो अब एक महत्वपूर्ण लेख ये लिखा है सोनिया गांधी ने। अब इस पर क्या सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहती है, विदेश मंत्रालय की क्या इस पर प्रतिक्रिया रहती है, ये देखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जिस तरीके से आज की जो सब बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर घटना है वो ये है कि कैसे रक्षा मंत्री ने सेना की शहादत के बारे में संसद में झूठ बोला, और अब उनके जवाब का, उनके स्पष्टीकरण का इंतजार है कि वो क्या देते हैं। तो रहेगी उस पर नज़र और आपको हम अपडेट करेंगे तमाम खबरों के साथ साथ इन सारी चीज़ों पर भी। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।